तो नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। तो देख लिया सबने अपना रिजल्ट? बढ़िया रहा। वेरी गुड। क्या होता है ना, रिजल्ट कभी कभी बहुत अच्छा आता है और कभी कभी बहुत बुरा आता है, या एक्सपेक्टेशन से ऊपर नीचे आता है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में सिर्फ यही बताने वाला हूँ कि अगर हमारा रिजल्ट आ गया है, आफ्टर रिजल्ट हमें क्या क्या करना चाहिए, हम क्या क्या कर सकते हैं। हमारे पास ऐसे कौन से वो हथियार हैं, ऐसे कौन से हमारे पास अस्त्र शस्त्र हैं जिनको चला करके हम अपने रिजल्ट को थोड़ा सा इम्प्रूव कर सकते हैं, या अगर हमारा रिजल्ट थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ है तो उससे भी हम अपने आप को क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। ठीक है। तो प्यारे बच्चों ना, आपके पास भी कुछ चीजें हैं जो आपके हाथों में है। पहले तो जो भी है वो किसके हाथ में है? सीबीएसई के हाथ में, क्योंकि वो ओवरऑल क्या करता है, रिजल्ट बना के देता है। अगर हम रिजल्ट के बाद की बात करें कि पोस्ट रिजल्ट हमें क्या क्या करना चाहिए, तो पोस्ट रिजल्ट देखो बच्चों, हमारे पास में कई सारे तरीके होते हैं। नंबर वन होता है कि सर हम क्या करा लें, सबसे पहला क्वेश्चन आता है, सर हम क्या करा रहे हैं, रीचेकिंग करा लें। रीचेकिंग करा लें, इसमें सर कुछ हमें कुछ फायदा मिलेगा क्या? दूसरा जो ऑप्शन हमारे पास बनता है वो, इसी का दूसरा नाम है रीटोटलिंग। अलग से नहीं है, इसी का दूसरा नाम है रीटोटलिंग। ठीक है। तो फिर कई बच्चे कहते हैं सर एक काम करते हैं सर, इम्प्रूवमेंट के लिए डाल देते हैं, इम्प्रूवमेंट के लिए डाल देते हैं। तो ये तीसरा पायदान है, इम्प्रूवमेंट। कुछ बच्चे होंगे जिनको एक या दो सब्जेक्ट में बहुत कम नंबर देखने मिले होंगे, यानी पासिंग मार्क्स से बिलो नंबर मिलेंगे। ऐसे बच्चे जाते हैं किसमें, कंपार्टमेंट में, कंपार्टमेंट में, या इसी को कहते हैं सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री एग्जाम। तो कौन सा सर हम यहाँ पर ऑप्शन लें? ठीक है। क्योंकि अभी तक क्या होता था, 2025 एग्जाम से पहले तक की बात करें, मतलब 2024 तक, कहाँ तक की बात करें, 2024 तक। 2024 तक में बच्चों ये देखा गया कि जो भी एक्टिविटीज होती थी पोस्ट रिजल्ट, और अब जो एक्टिविटी होंगी पोस्ट रिजल्ट, वो थोड़ी सी क्या हो गई है, चेंज कर दी गई है। चेंज कैसे? पहले के केस में होता क्या था अभी तक, कि आप क्या करते थे, आप रीटोटलिंग के लिए फॉर्म डाल देते थे। रीटोटलिंग यानी कि रीचेकिंग के लिए आप फॉर्म डाल देते थे। आपका रीचेकिंग होता था और देन आपको बोला जाता था कि आप चाहें तो अपनी क्या निकाल सकते हैं, फोटो कॉपी निकाल सकते हैं। अपने आंसर बुक की फोटो कॉपी ऑफ आंसर बुक, आप इसकी क्या कर सकते हो, फोटो कॉपी ले सकते हो आंसर बुक्स की। ये कब होता था? जब आप रीटोटलिंग अप्लाई कर देते थे, उसके बाद आपको फोटो कॉपी का भी ऑप्शन मिलता था। मतलब या तो आप रीटोटलिंग डाल सकते थे, या तो फोटो कॉपी ले सकते थे, या तो दोनों करा सकते थे। ठीक है। और उसमें से पहले आपको क्या करानी पड़ती थी, रीटोटलिंग। अभी क्या हुआ, ये 2024 की बात थी। 2025 में इस बार नई गाइडलाइन है, और नई गाइडलाइन में आप पहले ही नंबर पे अपनी फोटोकॉपी मंगा सकते हैं। आप अपने आंसर बुक की क्या मंगा सकते हैं, फोटोकॉपी। आपके पास फोटोकॉपी आ जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि हमारी कॉपी में क्या लिखा था, क्या चेक हुआ है, और किस तरह से रिजल्ट बनना है। इसके बाद अब आपके पास चॉइस है, अगर आपको लगता है कि यहाँ पर कुछ रीटोटलिंग होना चाहिए या टोटलिंग मिस्टेक हुई है, तो आप क्या अप्लाई कर सकते हो, रीटोटलिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो। या फिर आपको अगर लगता है कि हमें इसमें क्या ये इम्प्रूवमेंट एग्जाम देना चाहिए, इम्प्रूवमेंट के लिए अप्लाई करना चाहिए, इसलिए इम्प्रूवमेंट डाल सकते हो। मतलब पहले फोटो कॉपी ले आओ, घर में देख लो, समझ लो, सारा एनालिसिस कर लो, आंसर शीट से टैली कर लो। आपको लगता है हमारे नंबर बढ़ जाएंगे, तो आप क्या कर दो, रीटोटलिंग में डाल दो। अगर लगता है कि हमें इम्प्रूवमेंट देना पड़ेगा, तो इम्प्रूवमेंट। ये कॉमन बात। अच्छा, अभी 10th में और 12th में क्या डिफरेंस है, 10th के और 12th के एग्जाम में देखो। अगर आपके पास में, सपोज करते हैं केस वन लेते हैं, केस वन में अब अगर आपके पास में सिक्स सिक्स सब्जेक्ट है, मतलब सिक्स सब्जेक्ट है आपके पास, छठा सब्जेक्ट है, पांच सब्जेक्ट को छोड़ करके, और सपोज करो आप किसी पांच में पास हो गए हो, और एक में क्या हो, आप मान लो फेल हो गए हो, फेल नहीं कहना चाहिए, मान लो फेल हो गए हो। तब के केस में आपका जो ओवरऑल रिजल्ट होता है, ओवरऑल रिजल्ट ये पास माना जाता है। मतलब आपकी मार्कशीट जो आएगी उसमें पास लिख के आएगा। लेकिन यहाँ पर जो है वो नंबर आपके फेल वाले होंगे, दैट मीन्स आपके कम नंबर दिखेंगे। ऐसे केस में आप क्या कर सकते हो, इसका आप कंपार्टमेंट एग्जाम दे सकते हो, इसका कंपार्टमेंट दे सकते हो। उससे आप क्या कर सकते हो, इसको सही करा सकते हो।
या फिर आप एज इट इज रख लो, आपकी प्रॉब्लम। लेकिन सपोज करो ये दोनों केस में सेम ही था, केस 1 और केस 2 दोनों के लिए सेम ही था। लेकिन सपोज करो मैं केस सेकंड की बात करता हूं, जब आपके पास सिर्फ फिफ्थ सब्जेक्ट है, मतलब 5 सब्जेक्ट है। अब ऐसे 5 सब्जेक्ट में आपको पांचों में पास होना पड़ेगा। अगर आप 5 में पास हो रहे हैं तो आप पासिंग में हो, पास कहलाओगे, पास लिख के आएगा। अगर नहीं हो तो फिर आपको 10th के केस में 2 सब्जेक्ट आपको ऐसे मिलेंगे जिनमें आप सप्लीमेंट्री यानी कि कंपार्टमेंट अपना एग्जाम दे पाएंगे, कंपार्टमेंट एग्जाम दे पाएंगे। और 12th के केस में आपको एक सब्जेक्ट ऐसा मिलेगा जिसमें आप कंपार्टमेंट दे पाएंगे, जिसमें आप कंपार्टमेंट देख लें। मतलब 10th में ज्यादा चांसेस हैं आपके पास होने के, 2 में भी अगर नंबर कम आ रहे हैं आप सेकंड एग्जाम दे लो कंपार्टमेंट का, ठीक है, जो जुलाई के आसपास हो जाएगा। ठीक है, उसमें आप क्या कर लो, एग्जाम में पार्टिसिपेट कर लो और पास हो जाओ, अपना रिजल्ट बनाओ। 12th में एक मौका है, 10th में 2 मौके हैं। क्लियर? आगे चले। सर क्या हो अगर हम कंपार्टमेंट में भी फेल हो जाए? तो देखो आपके पास में, अगर आप कंपार्टमेंट में भी फेल हो जाते हैं तो कंपार्टमेंट में फेल होने के बाद आपके पास में बनते हैं 3 मौके। पहला तो देखो मेन एग्जाम में फेल हुए, पहला बना आपके पास में क्या, कंपार्टमेंट, या आप कंपार्टमेंट में क्या हो गए हो, आप कंपार्टमेंट दे रहे हो। कंपार्टमेंट में मान लो अगर आप फेल हो गए तो फिर आपके पास दूसरा मौका बनता है, आप सेकंड एग्जाम इसमें फिर से होता है, सेकंड एग्जाम जो कंपार्टमेंट के बाद होगा। सपोज करो उसमें भी फेल हो गए तो फिर आपके पास में नेक्स्ट ईयर अगले सेशन में मौका मिलता है मेन एग्जाम के साथ में, मेन एग्जाम के साथ में। ठीक है, या फिर हम ये समझ लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि कंपार्टमेंट के बाद आपको एक मेन, ये आपको नेक्स्ट ईयर का मेन एग्जाम मिलेगा। मेन एग्जाम में भी फेल हो गए तो वापस से एक आपको कंपार्टमेंट मिलेगा। दैट मीन्स आपको ये 3 मौके मिलेंगे जिनमें आप अपने आप पासिंग मार्क्स दिखा सकते हो या पास दिखा सकते हो। ठीक है, क्लियर हो गई। अब कहानी ये आती है कि सपोज सर फीस का बताइए। अगर हम फीस की बात करें तो अगर हमें अपना कॉपी निकालना है, अपना वापस से मतलब रीचेकिंग में डालना है, इन चीजों में डालना है, तो हम अपना एग्जाम किस तरह से यहाँ पर देंगे, क्या प्रोसेस होगी, कितना फीस लग जाएगा? ऐसे केस में अभी तक के हिसाब से अगर चलें तो 2024 तक 500 रुपए पर सब्जेक्ट आपको रीटोटलिंग का देना पड़ता था, रीटोटलिंग का। और उसके बाद आपको 700 रुपए पर सब्जेक्ट आपको देना होता था किसका, फोटोकॉपी का। मतलब आपको यहाँ दो दो बार पैसे देने पड़ते। अभी क्या हुआ 2025 में, क्या हो गया कि 2025 में आप क्या कर सकते हो, फोटोकॉपी ला सकते हो। और इसकी जो फीस है वो अभी क्लियर नहीं है। और अगर चले तो ज्यादा जो केसेस हैं यहाँ पे फीस के, वो यहाँ पर 300 रुपए तक के होने वाले हैं। आई एम नॉट श्योर, 300 रुपए तक के चल जाएंगे, 300 रुपए तक के होंगे यहाँ पे। ठीक है, 300 पर सब्जेक्ट के हिसाब से आएगा। एक और सर, एक और क्वेश्चन आता है कि सर अगर हम अपना इम्प्रूवमेंट एग्जाम देना चाहते हैं, आप एक सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट दे सकते हो, कितने में दे सकते हो, एक सब्जेक्ट में। वो एक सब्जेक्ट कौन सा होगा, कौन सा आपको सब्जेक्ट चूज करना होगा, ये आप पर डिपेंड करता है कितने सब्जेक्ट आएंगे। ठीक है, कौन से वाले में आपको करना है, कौन से में। मान लो सपोज करो हमने टारगेट लिया था कि हमारे मान लो मैथ्स में 90 नंबर आएंगे, लेकिन मैथ्स में आ गए सपोज करो ये जा करके 50 से 60 के बीच में, ये आपका एग्रीगेट मार्क्स मिला आपको। आपको लगेगा ना कि ये ज्यादा डिफरेंस हो गया, इतना डिफरेंस कैसे हो सकता है, तो आप रीचेकिंग करा लो, रीचेकिंग करा लो, रीचेकिंग हो जाएगी, आपका सही हो जाएगा। दूसरा, अगर आपके यहाँ से नंबर आ रहे मान लो 85 आ रहे या 80 आ रहे, तो फिर ऐसे केस में हो सकता है आपका एक्सपेक्टेशन थोड़ा इधर उधर रहा हो, ये जेन्युइन मार्क्स मिल सकते हैं। तो आप रीटोटलिंग ना करा के फिर क्या क्या करा सकते हैं ऐसे केस में, तो फिर ऐसे केस में आपको करा लेना है क्या, इम्प्रूवमेंट। अब उससे भी बड़ा सवाल बहुत डर आता है, सबसे ज्यादा परेशान करता है, और वो सवाल क्या है? उस सवाल की बात करें तो सर मान लो हमारे मेन एग्जाम में, जब हमारा अभी रिजल्ट आया है, आज की डेट की बात करें, मेन एग्जाम में लेट सपोज हमारे 75 मार्क्स रहे थे, ओवरऑल हमारे कितने थे, 75। सर हमने रीटोटलिंग के लिए डाला, रीटोटलिंग के डाला और ये 65 हो गए, मतलब कम हो गए। ऐसा हो सकता है क्या? तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है, आपके नंबर कम भी हो सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं और इंक्रीज भी कर सकते हैं।
सीबीएसई ने साफ कहा है, अगर आप रीटोटलिंग करा रहे हो, रीचेकिंग करा रहे हो, आपके जितने नंबर आएंगे, चाहे वो कम होकर के आए, चाहे वो बढ़ करके आए, आपको एज इट इज एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आपको ऐसा नहीं है कि आप ये कहो नहीं नहीं हमारे नंबर नहीं है, पहले वाले ठीक थे, ऐसा नहीं है। रीटोटलिंग के लिए ऐसा कब होता है, नंबर कब कम होते हैं? या तो हो सकता है कि टोटल करते टाइम कोई मिस्टेक हो गया हो, कैरी एरी इधर उधर हो गई हो, तो सीधे सीधे 10-10 नंबर का डिफरेंस, ठीक है। या फिर कहीं पे ज्यादा नंबर दे दिए हो, या जनरली क्या होता है दो दो बार नंबर दिए जाते हैं, तब ऐसा केस है। लेट सपोज आपका आंसर लिखा था, आंसर चेक हुआ, और मान लो आपको 3 नंबर के क्वेश्चन में 2 नंबर दे दिए, ठीक है। अब दूसरे टीचर ने चेक किया, दूसरे का माइंड सेट है, तो उसने इसके 2 नंबर काट के 1 नंबर कर दिए। ऐसा केस नहीं होने वाला है। मतलब आपको जितने पहले वाले टीचर ने नंबर अलॉट कर दिए हैं, वो उतने ही नंबर होंगे, उससे कम नहीं होंगे। कहाँ कहाँ कम हो सकते हैं? पहला, आपके टोटल में मिस्टेक हो गई हो, या फिर अंदर दो दो बार नंबर दे दिए गए हो, 2 बार क्वेश्चन आपने बड़ी होशियारी में अटेम्प्ट कर दिया। क्लियर हो गई बात? तो आपको ये जितना सिनेरियो है मैंने आपको समझा दिया है। इनकी जो डेट है, सबसे पहले तो आप अपने स्कूल के थ्रू ही ये सारे काम कराइएगा। हाँ, मैं कह रहा हूँ ऑनलाइन होते हैं, सारे काम ऑनलाइन होते हैं, लेकिन मैं ये कहूंगा कि आप किसके थ्रू कराइए? स्कूल के थ्रू कराइए, क्योंकि उनके पास ऑथेंटिक जानकारी रहती है, ऑथेंटिक चीजें होती हैं, सारा आपका डेटा रहता है, सारा फॉर्म नहीं फिल, ठीक है। एक केस और होता है जिसमें बच्चे परेशान रहते हैं, वो है थियोरी और प्रैक्टिकल का। थ्योरी और प्रैक्टिकल, देखो 10th तक में ये चीजें कॉमन है, आपके दोनों के मिला के अगर 33 नंबर आ रहे हैं आउट ऑफ 100, तो आपको पास कर दिया जाता है। लेकिन 12th के केस में आपको थ्योरी में और प्रैक्टिकल में, आपको दोनों में पास होना पड़ता है। अगर आप दोनों में पास, दोनों में अलग अलग पास हैं, तो आपको पास माना जाएगा। अगर आप थ्योरी में फेल हो गए, प्रैक्टिकल में पास हो गए, तो आपको फेल माना जाएगा। और ऐसे केस में आप थ्योरी का वापस एग्जाम दोगे, प्रैक्टिकल के मार्क्स एज इट इज कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे, अगले में चले जाएंगे। लेकिन सपोज आप थ्योरी में पास हो गए और प्रैक्टिकल में फेल हो गए, तो फिर आपको फेल तो माना ही जाएगा, साथ ही साथ आपको दोनों एग्जाम्स फिर से देने होंगे। ध्यान से सुनिएगा, आपको नेक्स्ट जो एग्जाम होगा, नेक्स्ट एग्जाम, नेक्स्ट ईयर का एग्जाम या नेक्स्ट एग्जाम, उसमें आप थ्योरी भी फिर से दोगे और आप प्रैक्टिकल भी फिर से दोगे, दोनों एग्जाम फिर से देने पड़ेंगे। यहाँ केस क्या था, अगर आप थ्योरी में फेल हो रहे हैं, प्रैक्टिकल में पास है, तो आप सिर्फ थ्योरी दे देंगे, आपके प्रैक्टिकल वाले एज इट इज मार्क्स आ जाएंगे। लेकिन अगर आपका ऐसा केस नहीं है, आपको तो ये समझ में आ रहा है कि चीजें डिस्टर्ब हो गई हैं, मतलब प्रैक्टिकल फेल हो गया है, वो प्रैक्टिकल कैसे फेल हो जाता है सर? हो जाता है, कभी कभी ऐसी चीजें होती हैं, आप फेल हो सकते हो वहां पे। तो जो भी है, इम्पोर्टेंट अपडेट है, आप cbsc.nic.in पे विजिट कर सकते हैं। इस पे आपको सारी डिटेल्स इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी। इनकी जो डेट है प्रोबेबली जून तक में आ जाती है, जून में आपके फॉर्म भरवा लिए जाएंगे, जून में फॉर्म भर जाएंगे, जुलाई में ये फॉर्म फिलअप होगा, फॉर्म भरेगा, जुलाई में एग्जाम होते हैं, एक्सपेक्टेड होते हैं, टेंटेटिव डेट्स होती हैं, और अगस्त तक में क्या आ जाता है आपका, वापस से रिजल्ट आ जाता है, ताकि आप नेक्स्ट जो क्लास है आप उसमें आगे जा सकते हैं। तो मेरा कहना होगा कि आपको अगर किसी सब्जेक्ट में डाउट लग रहा है, तो आप क्या कर लो, आप उसकी फोटो कॉपी मंगवा लो, फोटो कॉपी मंगवा लो, आप खुद भी देख लो, अपने टीचर्स को भी दिखा दो। अगर लगता है कि यहाँ पर टोटलिंग मिस्टेक हुई है या ऐसा कुछ चीजें हुई हैं, आपको उसके हिसाब से ही डिसीजन लेना पड़ेगा कि हमें रीटोटलिंग करानी है, रीटोटलिंग करानी है, या फिर हमें इम्प्रूवमेंट देनी है। इम्प्रूवमेंट भी आप सप्लीमेंट्री वाले बच्चों के साथ में ही देते हैं। इसकी वजह से सप्लीमेंट्री वाला एग्जाम का पेपर थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, मेन पेपर से ऊपर नीचे हो सकता है। उसमें सिलेबस क्या रहेगा? सिलेबस वही रहेगा जो मेन एग्जाम का ही सिलेबस रहेगा, मेन एग्जाम सिलेबस ही रहेगा, वही एप्लीकेबल होगा। दूसरे कोई सिलेबस चेंज नहीं होगा, वही बुक्स होंगी, वही नोट्स होंगी। आप डिट्टो आप नोट्स पढ़ लीजिए अपने, ठीक है, जितना आप नोट्स पढ़ सकते हैं नोट्स पढ़िए, और जितना आप पीवाईक्यूज लगा सकते हैं पीवाईक्यूज लगाइए। बाकी आपको इम्प्रूवमेंट कब लेना चाहिए? अगर आपके 75% से बिलो हैं और आपको लगता है कि ये 75% तक पहुंच जाएगा, तो आप प्लीज मेरी तरफ से ले लीजिए। अगर हो जाएगा ना 75%, तो बहुत सारे ऐसे फील्ड हैं, ऐसे क्राइटेरिया है जहां पर 75% माना जाता है कि 75% होनी चाहिए, उससे ज्यादा होनी चाहिए आपके। तो ऐसे केस में इम्प्रूवमेंट आपके लिए बहुत अच्छा कारगर रहेगा, आप ये लीजिए।
और अगर आपको ज़्यादा डिफरेंस लगता है तो प्लीज़ आप रीटोटलिंग में डाल दीजिए। पर सब्जेक्ट चार्ज अलग-अलग रहेगा, मतलब पर सब्जेक्ट फीस लगती है। ऐसा नहीं कि एक बार में आपको 300 अगर मैंने बोला 300 लगेगी, तो फिर 300 सारे सब्जेक्ट में होगी, ऐसा नहीं है। आप जितने सब्जेक्ट का रीटोटलिंग कराना चाह रहे हैं, उतने सब्जेक्ट के हिसाब से आपको फीस चार्ज होगा। ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर मेरी ये वीडियो ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कर दीजिए, और जो भी आपके फ्रेंड सर्कल में ऐसे पीपल हैं जिनको समझ नहीं आ रहा कि करना क्या है, उनको ये वीडियो आप शेयर कर सकते हैं। तो चैनल में आने के लिए थैंक यू, मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद, सत श्री अकाल, खुश रहें और हमेशा मुस्कुराते रहें। वो क्या कहते हैं, एक पीस पेपर का आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करता, सिंगल पीस ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर। मतलब आपका फ्यूचर जो है वो आपके हाथों में है। आप अपने अपने फ्यूचर को देखिए, अपना जो ड्रीम है उसको देखिए और आगे बढ़ते रहिए।